नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो सुन बढ़ते हैं खबरों की ओर। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद का भड़काऊ बयान। मुस्लिमों को संबोधित करते हुए इमरान मसूद ने कहा, बीजेपी आई तो सबसे पहले इलाज मेरा तुम्हारा भी होगा। तो इमरान मसूद ने मुस्लिम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बीजेपी दोबारा आ गई तो इलाज तय है। यह चुनाव अपने आप को बचाने का चुनाव है, यह मैं नहीं, अमित शाह कह रहे हैं। सारी मजबूत आवाजें खामोश की जा रही। इमरान मसूद की ओर से साफ तौर पर यह बयान जो है दिया गया है और बीजेपी ने इमरान मसूद के चुनाव आयोग से अब जो है इसको लेकर शिकायत की है। इमरान मसूद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अब जो है इसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि वर्ग विशेष में डर का माहौल इमरान मसूद पैदा कर रहे हैं। तो बीजेपी ने ये आरोप इमरान मसूद पर लगाए हैं और वही इमरान मसूद का कहना है कि बीजेपी आई तो सबसे पहले इलाज मेरा और तुम्हारा भी होगा। यह चुनाव जो है इमरान को जिताने का नहीं बल्कि अपने आप को बचाने का है। तो कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद का भड़काऊ बयान, जब मुस्लिमों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे कि ये मैं नहीं बल्कि अमित शाह कह रहे हैं। अगर बीजेपी दोबारा आ गई तो इलाज तय है, पहले इलाज मेरा और फिर तुम्हारा होगा। बीजेपी के आने के बाद इस तरह के जो है माहौल होंगे, या इमरान मसूद मुस्लिम वोटरों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। सहारनपुर से ये जानकारी सामने आ रही। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद का भड़काऊ बयान सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अब बीजेपी ने भी इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है और उन्होंने कहा है कि मसूद जो है लोगों में भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी खबर पर साझा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, अब जो है लगातार बात करें तो इमरान मसूद का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया और चुनाव आयोग से शिकायत की है। जी बिल्कुल, जो ही जिस तरह से इमरान मसूद का बयान आया हुआ है सामने, इससे कहीं न कहीं समाज में एक तरह से भय पैदा हो रहा है और खासकर मुस्लिमों को डराकर इमरान मसूद जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वह वोट हथियाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह से यहाँ पर जातीय समीकरण देखा जाए तो इमरान मसूद की तरफ अगर मुस्लिम मतदाता रुख करते हैं तो उनकी जीत हो सकती है। और यही वजह मानी जा रही है कि इमरान मसूद अब भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दिए हैं, मुस्लिमों को डराने की राजनीति शुरू कर दी है। लेकिन जनता भी समझदार है और इस मामले में जिस तरह से बीजेपी ने अब शिकायत की है, इससे कहीं न कहीं इमरान मसूद की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जिस तरह से सहारनपुर में बात करें तो सहारनपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के बीच, और इन सब के बीच इमरान मसूद का लगातार विवादित बयान भी आ रहा है। इससे पहले वह पीएम मोदी को लेकर अब मुस्लिमों को डराने की राजनीति शुरू कर दी है और मुस्लिमों को यह कहते वीडियो में दिख रहे हैं कि मेरा भी नंबर है और तुम्हारा भी नंबर है। उनका साफ इशारा है बीजेपी की तरफ और कि बीजेपी उनको खत्म कर देगी, उनके खिलाफ साजिश रचेगी। लेकिन जिस तरह से चुनावी समीकरण चल रहे हैं, बीजेपी भी इससे कहीं न कहीं मजबूत होगी, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है और उसमें सभी वर्गों के लोग खुश है। यहाँ पर इमरान मसूद विवादित और भड़काऊ बयानबाजी के सहारे अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। जी आसिफ, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाते हैं, यहाँ भी तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है जब वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो मुस्लिम समुदाय का इलाज किया जाएगा। तो जिस तरह से चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस हमेशा यह कहती चली आ रही कि वो विकास की राजनीति करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, लोगों को नौकरी देंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, पल्लवी पटेल ने पीडीएम का नारा दिया और इसी तरह जिस तरह से नारों के बल पर इंडिया गठबंधन यूपी की सीटों पर अपना विजय का पताका फहराना चाह रही है और यहाँ पर
जिस तरह से जातिगत राजनीति शुरू हो गई है, भड़काऊ बयानबाजी शुरू हो गई, ऐसे में चुनाव आयोग पर भी ऐसे नेताओं पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जिससे ऐसे नेताओं जो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं इनकी भी आंख खुले। और हालांकि जनता जो है सब कुछ देख रही है, क्योंकि जनता को साफ दिख रहा है कि यह सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है। अभी तक बीजेपी पर आरोप लग रहे थे कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रही है और हिंदुओं को एकजुट कर चुनाव जीतती है, लेकिन अब यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहती है, अब यहाँ पर यह भी राजनीति शुरू हो गई है मुस्लिमों की। तो ऐसे में अब बड़ी स्थिति जो राजनीतिक गलियारे में जिस तरह से बयान इनका वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, अब सबकी निगाहें इन पर टिकी हुई है। जी आसिफ, लेकिन बात करें तो चुनाव जो है वो नजदीक है और ऐसे में अपने कामों को गिनाने के बजाय, अपने वादों को जनता तक पहुंचाने के बजाय इस तरीके से उन्हें भड़काने कि बीजेपी की सरकार आती है तो इलाज तय है, ये क्या इसके जरिए वो वोटरों को साध पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चुनाव चल रहा है और जनता चाहती है कि उनके क्षेत्र का विकास हो, उन्हें रोजगार मिले, उन्हें नौकरी मिले और उन्हें स्वच्छ वातावरण मिले और कानून व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त हो। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, जिस तरह से भड़काऊ बयान आ रहा है, इससे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था तो भंग होगी और साथ ही साथ एक उन्माद की स्थिति भी पैदा हो जाएगी। और जिस तरह से जनता रोजगार की बात करती है, लेकिन यहाँ नेता हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की बात करके कहीं न कहीं जिस तरह से जो विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा होनी चाहिए स्वच्छ छवि की, इसको डाइवर्ट कर रहे हैं और पूरा चुनाव जातिगत और धर्म के मुद्दे पर ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे में जो जनता की आस है, जो जनता चाहती है, उसके मंशा पर एक बार फिर से पानी फिरता दिख रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि चुनाव आयोग का हंटर किस तरह चलता है, क्योंकि देखा जाए तो बसपा भी कहीं न कहीं जातिगत राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी भी जातिगत राजनीति करने में जुट गई है। उसने पीडीए का नारा दे दिया है और पल्लवी पटेल ने पीडीएम का नारा दिया है। इन नारों के बूते जो है राजनीतिक नया अपनी पार करना चाहते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से बयान आ रहे हैं तमाम तरह के, जो अब धीरे धीरे जो जुबानी जंग है वह तेज होगी, नेताओं पर हमले होंगे। लेकिन गंभीर विषय है कि जिस तरह से धर्म की राजनीति शुरू हो गई है, इसमें विकास के मुद्दे पूरी तरह से गायब होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही, सीएम केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री। 15 अप्रैल को तिहाड़ जेल में भगवंत मान करेंगे मुलाकात। तो 15 अप्रैल को भगवंत मान मुलाकात करेंगे तिहाड़ जेल में। तिहाड़ प्रशासन ने मुलाकात के लिए रखी कई शर्तें। दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में मिलने का समय हुआ तय। किसी भी दूसरे व्यक्ति को मिलने की इजाजत नहीं। आधे घंटे के लिए दोनों सीएम मुलाकाती खिड़की पर मिलेंगे। बड़ी जानकारी, तिहाड़ प्रशासन ने समय जो है वो तय कर दिए हैं। साथ ही मिलने का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच जो है वो तय किया गया है। वहीं किसी भी दूसरे शख्स को इस दौरान मौजूद रहने की इजाजत नहीं मिली है। तिहाड़ प्रशासन ने मुलाकात के लिए कई शर्तें भी रखी है। तो 15 अप्रैल को तिहाड़ जेल में पंजाब के सीएम भगवंत मान मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही, किसी भी दूसरे शख्स को मिलने की इजाजत नहीं होगी। और ये बड़ी जानकारी सीएम केजरीवाल को लेकर, और पंजाब के सीएम भगवंत मान अब उनसे मुलाकात करेंगे। आधे घंटे के लिए दोनों सीएम मुलाकाती खिड़की पर बातचीत करेंगे, मिलेंगे और बात करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, अगर माफ कीजिए अजय, बात करें अगर तो सीएम केजरीवाल से आज से 15 अप्रैल का समय तय किया गया है जब पंजाब के सीएम भगवंत मान मुलाकात करेंगे, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहले भी
संजय सिंह और भगवान की जो यात्रा गई थी कि उनसे मुलाकात करनी है, लेकिन 10 तारीख को उस समय कैंसिल कर दिया गया। सुरक्षा कारण को लेकर के जेल का जो साफ मना किया था, अभी सुरक्षा को लेकर तैयारियां नहीं है, उसको देखना होगा, क्योंकि दो मुख्यमंत्रियों की मुलाकात है, सुरक्षा बहुत जरूरी है। ऐसे में तिहाड़ जेल में काफी कुछ होगा, जो आतंकवादी रहते हैं लोग, काफी कुछ क्रिमिनल लोग रहते हैं, उसको देखते हुए लेकिन आज का समय निर्धारित किया गया है 12 से 2 बजे के बीच में कभी भी मुख्यमंत्री आपस में मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन खिड़की नंबर 2 पर जो बेरियल होगा, जो खिड़की होगी, वहां पर मुलाकात की जाएगी। लेकिन लीज ने साफ साफ कहा है कि जिसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं, जब मुख्यमंत्री भगवान जी का काफिला जाएगा तो तिहाड़ जेल के बाहर गेट पर ही पूरा रखा जाएगा, तो साथ में सिर्फ वो अकेले जाएंगे, यानी कि उनकी जो मुलाकात होगी वो अकेले की होगी, दूसरा बंदा और तीसरा बंदा कोई नहीं होगा, यानी वहाँ सिर्फ सीएम केजरीवाल और भगवान मान होंगे। वहाँ पर एसीपी के 2 अधिकारी और जो जेल डीसी जी है वो वहाँ मौजूद रहेंगे, यानी कि तो मुलाकात की गई, निश्चित कर दी गई है। लेकिन अब देखना ही होगा कि 2 मुख्यमंत्री की मुलाकात में क्या निकल कर आता है। अच्छा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि भगवंत मान काफी समय से प्लानिंग कर रहे थे सीएम केजरीवाल से मिलने की, तो क्या ये महज हालचाल जानने के लिए या फिर चुनावी मुलाकात हो गई? देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल गए हैं, उसके बाद लगातार भगवान ने कई बार कोशिश की थी कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की जाए, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सुरक्षा का कारण था। लेकिन ऐसे में दोनों स्टैंड देख रहा है कि एक तरफ तो भगवान मुलाकात उनकी केजरीवाल जी ने उनको पंजाब का मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई थी, क्योंकि वो उनके करीब ही रहे। साथ साथ अब चुनावी मुद्दा भी है, चुनावों का किस तरह तैयारी होंगी, ये तो अब मुलाकात के बाद ही होगा कि आखिरकार भगवंत मान और केजरीवाल के बीच तो मुलाकात हो रही है, वो किन विषयों को लेकर हो रही है, ये हालचाल को लेकर हो रही है, चुनावों को लेकर। अब देखना ये होगा कि जब मुलाकात होगी तो आखिरकार आम आदमी पार्टी को कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या अंदर से संदेश अरविंद केजरीवाल देंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता का बड़ा ख्याल आ रहा है। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम भगवंत मान जो है केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। और वहीं लखनऊ में बैसाखी पर्व के मौके पर सीएम योगी गुरुद्वारे पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने माथा टेका। मुख्यमंत्री योगी का गुरुद्वारे में स्वागत किया गया, जहां गुरुद्वारा कमेटी ने सीएम योगी का स्वागत किया। तो बैसाखी पर्व पर गुरुद्वारे में सीएम योगी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अपना मत्था टेका। और लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां गुरुद्वारे जब पहुंचे सीएम तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। गुरुद्वारा कमेटी की ओर से सीएम योगी का भव्य स्वागत किया गया और बैसाखी पर्व पर गुरुद्वारे में पहुंचे सीएम योगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस दौरान उनके साथ अन्य लोग भी मौजूद हैं और बैसाखी पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उनका कमेटी की ओर से स्वागत किया गया। गुरुद्वारे में सीएम योगी का गुरुद्वारा कमेटी की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। यहाँ सीएम योगी मत्था टेकते हुए नजर आ रहे हैं और बैसाखी पर्व पर सीएम योगी गुरुद्वारे पहुंचे। इसी के साथ वहां उनके साथ अन्य लोग भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो बैसाखी पर्व जो है वो आज मनाया जा रहा है और इसी को लेकर सीएम योगी भी गुरुद्वारे पहुंचे और गुरुद्वारे में मत्था टेका। गुरुद्वारे में कमेटी की ओर से सीएम योगी का जोरदार स्वागत भी किया गया और बैसाखी पर्व के अवसर पर मत्था टेकने सीएम योगी पहुंचे। और सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव है, क्या कुछ करे, चलिए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नीरज सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी लखनऊ सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, प्रधान सेवादार गुरुद्वारा नजरबाग अयोध्या बाबा महेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार बलविंदर सिंह जी, सरदार धर्मेंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष गुरुद्वारा समिति सरदार तरनजीत सिंह मक्कड़ जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
सभी बहनों और भाइयों, आज ही के दिन सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देश और धर्म की रक्षा के लिए जिस शक्ति पुंज के रूप में खालसा पंथ की स्थापना की, आज गुरु महाराज की कृपा से वह दुनिया के अंदर बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके धर्म की सुचा पताका को बड़े गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। वैशाखी का यह पावन पर्व हम सब के लिए खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में एक नई प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत है। इस अवसर पर अपने प्रदेशवासियों को, सभी सिख बहनों और भाइयों को इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि जब धर्म खतरे में पड़ने लग गया, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को लगा कि समाज को जाति पात से मुक्त एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो इस संपूर्ण समाज को सुरक्षा भी दे सके और संरक्षण भी दे सके। उस समय की तमाम ऐसी कुरीतियां थी जिन कुरीतियों का सामना करते हुए गुरु कार्य होना था, और इसके लिए उन्होंने जो लीला रची वह एक नए पंथ के सृजन का आधार बना और खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में वह दिवस पूरे समाज के लिए स्मरणीय हो गया। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने और सिख गुरुओं ने देश और धर्म की रक्षा के लिए जो योगदान दिया वह न केवल उस समय के लिए बल्कि आज भी और भविष्य के लिए भी हम सब के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। आप स्मरण करिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार पुत्र देश और धर्म के लिए बलिदान हो जाए, और तब भी उन्होंने कोई किसी भी प्रकार का अफसोस करने की बजाय बड़े गर्व के साथ कहा कि चारों एक को क्या हुआ, जीवित कई हजार। यह भाव था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। और मैं बधाई देता हूं आप सबको कि जो सिख बंधुओं की गत कई दशकों की मांग थी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया। तो सीएम योगी को अभी आप सुन रहे थे। और बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर बिजनौर से, जहां परिवार से ईद पर मिलने गए युवक पर गांव के ही रहने वाले दबंगों ने हमला कर घायल कर दिया, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया इलाज के लिए, और तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ जो है केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।
तो ये तस्वीरें साफ तौर पर जो है युवक की पिटाई करते हुए कुछ दबंग दिख रहे हैं और ईद के मौके पर मिलने गए युवक के साथ मारपीट की गई और इस दौरान युवक जो है वो घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चांदपुर अवगत कराना है कि थाना क्षेत्र हिंदपुर दीपा के अंतर्गत गांव मस्जिद में 11/4/2024 का मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिनांक 11/4/2024 को ही पीड़ित की तरफ से तहरीर प्राप्त कर 6 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर तत्काल पंजीकृत कर लिया गया है, जिनमें से एक व्यक्ति मेहरबान को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और खबर रायबरेली से, जहां लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि डीसीएम और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल भी हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मामला भदोखर थाना क्षेत्र में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर कुचरिया गांव के पास का बताया जा रहा है। ये मोर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली हूँ। डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट का मामला है, क्या है मामला? हाँ जी, उसमें 3 लोगों को ले आया गया घायलावस्था में, जिनका प्राथमिक उपचार के बाद उनको सर्जन के अंडर में एडमिट किया गया है। और एक सोम प्रकाश आए हैं, जिनको मृत अवस्था में लाया गया था, उनको जांच करने के बाद मृत घोषित किया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।